मनोरमा जी अपनी नीरस जिंदगी से परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनके पति की मृत्यु उनकी शादी के 7 साल बाद ही हो गई थी। उनके पति एक बैंक में मैनेजर के पद पर थे। एक दिन वह अपने काम के लिए बैंक जा रहे थे, तब पीछे से तेज आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते मौके पर ही उनकी मौत हो गई। जब यह बात मनोरमा जी को पता चली तो वह बेसुध होकर गिर पड़ी। उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाला और बड़े दुख के साथ घर वालों ने उनके पति का अंतिम संस्कार किया। जब उनके पति की मृत्यु हुई थी तब उनका बेटा अजय उनके पेट में ही था। पति की मृत्यु के 5 महीने बाद उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। पति के बिना मनोरमा जी की खुशियाँ अधूरी सी थी। उन्होंने किसी तरह अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। मनोरमा जी के घर में उनके सास ससुर जेठ जेठानी नंद देवर सब थे, लेकिन पति के बिना उनका जीवन दुख में कट रहा था। जब तक उनके सास ससुर रहे तब तक सब अच्छे से चल रहा था। जैसे ही उनके सास ससुर की मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद ही जेठ और देवर ने उन्हें घर से उनके बेटे के साथ निकाल दिया। लेकिन उनके ससुर ने जमीन जायदाद पहले ही तीनों बेटों में बराबर बांट दी थी, जिस कारण वह अपने वाले हिस्से में कानूनी तौर पर रहने लगी और खेतों को संभाल लिया। कुछ समय तक तो वह गांव में ही रही, लेकिन जैसे जैसे उनका बेटा अजय बड़ा हो रहा था, मनोरमा जी को अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता हो रही थी। इसलिए उन्होंने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचकर शहर में एक बना बनाया मकान खरीद लिया, जिसमें माँ और बेटा रहने लगे। मनोरमा जी पढ़ी लिखी थी, इसलिए वह एक स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। दिन बीतते रहे। कुछ सालों बाद उनका बेटा पढ़ लिख कर एक कंपनी में जॉब करने लगा, जिसके चलते उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था। अब मनोरमा जी को लगने लगा था कि वह अपने घर में बहू लेकर आए, इसलिए उन्होंने नाते रिश्तेदारों से कह रखा था कि उन्हें अपने बेटे की शादी करनी है, जिसके चलते कुछ रिश्तेदारों ने पढ़ी लिखी सुशील लड़कियों के रिश्ते बताए। दोनों माँ बेटे कुछ लड़कियों को देखकर आए और उनमें से उन्हें एक माही नाम की लड़की पसंद आई। वह देखने में सुंदर थी, उसके नैन नक्श बहुत अच्छे थे। उसी से मनोरमा जी ने अपने बेटे की शादी करवा दी। बहू शुरू शुरू में तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया बदलता गया। वह घंटों अपनी माँ से फ़ोन पर बातें किया करती थी। मनोरमा जी की समधन अपनी बेटी को हमेशा अपनी सास के खिलाफ पाठ पढ़ाया करती थी, जिसके चलते वह मनोरमा जी से गलत बर्ताव करती थी। आए दिन वह उन पर भड़का करती थी। एक दिन जब मनोरमा जी के पोते का जन्मदिन था, तब माँ ही अपने पति अजय से कहती है, सुनो, अपनी माँ को समझा देना, 2 दिन बाद मेरे बेटे दक्ष का जन्मदिन है, कम से कम उस दिन मेरा मूड ना खराब करे। और आपके प्रमोशन की भी पार्टी है, बेहतर होगा अगर वह अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहे। अगर वह अपने कमरे से निकली और मेरे बेटे की जन्मदिन पार्टी खराब हुई तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मैं यह भी भूल जाऊँगी कि वह मेरी सास है, सीधा घर से बाहर निकाल दूँगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे, कह देती हूँ। माही अपने पति अजय से बोली। अजय बोला, तुम क्या चाहती हो, मैं माँ को समझाने जाऊँ? अरे कम से कम तुम घर पर रहकर माँ को तो संभाल सकती हो। सच कहते हैं लोग, कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, मगर बीवी के सामने हर किसी की बोलती बंद हो जाती है। पार्टी में मेरे कंपनी के कुछ पार्टनर्स के साथ साथ तुम्हारे मायके वाले भी आने वाले हैं। तुम्हें उनके सामने हमारी इज्जत बचानी है तो माँ को अच्छे से समझा देना, और अगर ज़्यादा चिड़चिड़ करे तो पीछे वाले कमरे में उन्हें बंद कर देना। और हाँ प्लीज़, मुझे आगे से इन सब बातों से दूर रखा करो। बाहर की परेशानी क्या कम होती है, जो घर की परेशानी भी तुम मुझे संभालने को दे देती हो। इतना कहकर अजय कमरे से निकल गया। अजय के वहाँ से जाते ही माही बड़बड़ाने लगी, अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा देती हूँ। अरे हमारी मजबूरी ना होती तो मैं इस बुढ़िया को कभी भी अपने साथ ना रखती। इस बुढ़िया की वजह से अगर जन्मदिन पार्टी खराब हुई तब तो मुझे इस बुढ़िया के बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। आखिर कब तक मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी। पर अभी फ़िलहाल प्यार से ही इस बुढ़िया को समझाना होगा। कहीं बुढ़िया ने मुंह खोल दिया किसी के सामने तो सब कुछ खराब कर देगी।
मन ही मन में बुदबुदाती हुई वह अपनी सास मनोरमा जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी आप तो जानती हैं 2 दिन बाद आपके पोते के जन्मदिन की पार्टी है और उसी दिन आपके बेटे के प्रमोशन की भी पार्टी है। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो। अच्छा होगा अगर उस दिन आप अपने कमरे में ही रहे, इसलिए आपको कमरे से निकलने के लिए मना तो कर रही हूँ। फिर भी अगर आप इधर उधर ज़रूर घूमेंगी, उसके बाद आगे आपके साथ क्या होगा, इसके लिए भी आप तैयार रहना। इतना कहकर माही वहाँ से चली गई। मनोरमा जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में अपने साथ रखते हैं। अरे इकलौता पोता है मेरा, क्या मैं उससे प्यार नहीं करती? भला मैं क्यों अपने पोते की पार्टी को खराब करूंगी? अरे इन्हें कौन समझाए कि मूल से ज़्यादा एक माँ को ब्याज प्यारा होता है। अपने पोते के साथ 2 पल बिताने के लिए ही मैं इन लोगों का गलत बर्ताव को बर्दाश्त कर रही हूँ। और बहू है कि उसे बस पार्टी और मेहमानों की पड़ी है, बस माँ के अरमानों की कुछ नहीं। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। सबकी हंसी ठिठोली की आवाज़ मनोरमा जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वह अपने पोते की उन खुशियों का हिस्सा बन सके। वह तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवान की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। मनोरमा जी सोचने लगी, इतने अच्छे से बचपन में अपने बेटे का जन्मदिन मनाती थी। बेटा घर में बहू क्या लाया और कंपनी में प्रमोशन क्या मिला, पूरा ही बदल गया। दक्ष के जन्मदिन की पार्टी के साथ साथ उसके प्रमोशन की भी पार्टी है, तो साधारण पार्टी तो नहीं होगी। पार्टी में बेटे के कंपनी के बहुत से लोग और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। और मनोरमा जी को बहू के मायके वालों से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी मनोरमा जी अपने कमरे में बाहर कम ही आती थी, क्योंकि अगर वह जरा भी कमरे से बाहर आती तो उनकी बहू माही को अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि उसकी सास के बाहर आने मात्र से ही और दक्ष को छूने मात्र से कहीं दक्ष बीमार ना पड़ जाए। माही दक्ष को भी मनोरमा जी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। मनोरमा जी दरवाजे की चौखट पर बैठकर बस अपने पोते को दूर से ही निहारा करती थी। और फिर बेटे बहू के चमकीले सुंदर घर में मनोरमा जी एक पुराना कबाड़ के रूप में थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था, लेकिन हटा नहीं पा रहा था। मनोरमा जी अकेली कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर से बातें कर रही थी। आपके बेटे बहू का बस चले तो वह मुझे घर से निकाल दे, पर मैं जानती हूँ वह इस डर से मुझे नहीं निकाल पा रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा आदमी अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, शायद इस मजबूरी में वह मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आई। थोड़ी देर बाद में ही उनके कमरे में आई और बोली, मम्मी जी आज मेरे बेटे की जन्मदिन पार्टी है, तो तुम्हें अपने कमरे में ही रहना है। और हाँ, अगर भूले भटके से कोई इस कमरे में आ गया तो नमस्ते हाँ हूँ में ही जवाब देना, बस। ज़्यादा किसी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी वजह से पार्टी में कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माही बस बोले जा रही थी, पर मनोरमा जी का बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से माही उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें हिलाते हुए बोली, अरे सुन भी रही हो क्या? मैं बस भोगते जा रही हूँ। बहू की आवाज़ सुनकर मनोरमा जी का ध्यान भंग हुआ। अरे मैंने जो कहा आपने वह सुना या नहीं? बाहर पार्टी में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो भी ज़्यादा बात मत करना। अगर मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल गया और हमारी रेपुटेशन खराब हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहू की बातें सुनकर मनोरमा जी ने हाँ में सर हिला दिया और बोली, बहू बेटे के प्रमोशन पार्टी तो छोड़ो, क्या मैं अपने पोते के जन्मदिन की पार्टी में भी शामिल नहीं हो सकती? माँ ही बोली, एक बार मना कर दिया ना, आप बाहर नहीं आओगी तो नहीं आओगी। आपको पार्टी में शामिल करके अपना तमाशा नहीं बनाना है हमें। चुपचाप इसी कमरे में पड़ी रहो। इतना कहकर माँ ही वहाँ से जाने लगी। मनोरमा जी बोली, ठीक है बहू, मैं कमरे से बाहर नहीं आऊँगी, लेकिन कम से कम मुझे कुछ खाने को तो दे दो। सुबह से तुम सब पार्टी की तैयारी में लगे हुए हो, मुझे एक कप चाय भी नहीं दी है। माँ ही मनोरमा जी को घूर कर देखने लगी, मानो उन्होंने जैसे बहुत कीमती चीज़ मांग ली हो, और फिर मुंह टेढ़ा करती हुई वहाँ से चली गई। मनोरमा जी डायबिटीज की मरीज़ थी,
तो उनसे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह खाने का इंतजार करते हुए बार बार खिड़की से झांक रही थी। भूखी प्यासी मनोरमा जी अपने कमरे में बैठी रही। उनके घर की नौकरानी सुनीता बाई, जो कि मनोरमा जी की स्थिति को अच्छी तरह जानती थी, वह जानती थी कि उनका बेटा और बहू उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। सुनीता बाई को उन पर तरस आ रहा था। उसने एक थाली में खाना लगाया और मनोरमा जी को देने उनके कमरे में जाने लगी। तभी माही ने पीछे से आवाज़ लगाई। सुनीता बाई बोली, वो मालकिन, मैं माँ जी को खाना देने जा रही थी। वो क्या है ना, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें भूख लग रही होगी। अरे बुढ़िया, एक दिन कुछ नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। माही सुनीता बाई के हाथ से खाने की थाली छीनते हुए बोली, मैंने तुझे यहाँ मेहमानों की खातिरदारी करने के लिए कहा था ना कि उस बुढ़िया की सेवा करने के लिए। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा अपना काम कर। माही की फटकार सुनकर सुनीता बाई चुपचाप जाकर अपने कामों में लग गई। कुछ देर बाद जब माही पार्टी की तैयारी में व्यस्त हो गई तो सुनीता बाई मौका देखते ही मनोरमा जी के कमरे में गई और खाने की थाली देते हुए बोली, माँ जी खाना खा लो। मनोरमा जी ने आशा भरी नज़रों से सुनीता बाई की तरफ देखा। सुनीता बाई बोली, माँ जी अभी तो पकवान बन रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए मैं सुबह का जो बचा हुआ खाना था वह ले आई हूँ, ताकि कुछ देर के लिए तो आपकी भूख शांत हो सके। और फिर बिना मालकिन के पूछे अगर मैं पकवान लाऊंगी तो आप तो जानती है मेरी नौकरी चली जाएगी। मनोरमा जी सब समझ गई। उन्हें भूख इतनी जोरों से लगी थी कि वह खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह खाना खाते देख सुनीता बाई की आंखें भर आई। वह सोचने लगी, कोई कह सकता है भला कि यह एक अमीर आदमी की माँ है जो अपनी अमीरी का दिखावा करता है। जिस घर में अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं उन्हीं की बूढ़ी माँ एक एक रोटी के लिए तरस रही है। इससे तो हमारी किस्मत अच्छी है। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना सब एक साथ बैठकर खाते हैं। यहाँ तो एक तरफ बेटे का प्रमोशन और पोते का जन्मदिन मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ माँ एक कोने में भूखी प्यासी पड़ी है। बहू को तो क्या कहे जब उसके खुद के ही बेटे को अपनी माँ की परवाह नहीं है। तभी सुनीता बाई को माही की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वह बाहर जाने को हुई। मनोरमा जी उससे बोली, सुनीता एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटी, मुझे अभी भी भूख लग रही है। सुनीता बोली, माँ जी अभी मालकिन मुझे बुला रही है, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ ले आऊँगी। अभी मैं जाती हूँ वरना मालकिन मुझ पर बरस पड़ेगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान आ चुके थे और अब पोते के जन्मदिन का केक कट करने की तैयारी होने लगी। अजय और माही अपने बेटे को गोद में लेकर जैसे ही केक काटने के लिए आगे आए, अजय के बॉस ने कहा, अरे अजय, इतनी बड़ी खुशी का दिन है और आंटी जी कहीं नहीं दिखाई दे रही, उन्हें भी बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना अच्छा होता है। एक तो तुम्हारे प्रमोशन की पार्टी, दूसरा उनके पोते का पहला जन्मदिन है। इतनी खुशी के मौके पर उन्हें यहाँ पर होना चाहिए। अपने बॉस की बात सुनकर अजय माही की तरफ देखने लगा तो माही बात बनाते हुए बोली, सर आजकल मम्मी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है। हमारा तो बहुत मन था कि मम्मी जी अपने पोते की पार्टी में आए, लेकिन मम्मी जी ने कहा मुझे परेशान मत करो। हमारा तो बहुत मन था कि मम्मी जी अपने हाथों से अजय के प्रमोशन का केक कटवाए और उन्हें आशीर्वाद दे, पर क्या किया जा सकता है, जैसी उनकी इच्छा। मैं तो बहू, उनका कहना तो कैसे डाल सकती हूँ। सबको अपनी बातों में खुश करके माही ने अजय के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग जुट गए। माही ने सुनीता बाई को मेहमानों की देखरेख में लगा दिया। उसने कई बार मनोरमा जी को खाना देने की सोची, लेकिन तभी माही सुनीता बाई को किसी न किसी काम में लगा देती। देखते ही देखते रात के 11 बज गए, पर अभी तक मनोरमा जी को खाना किसी ने नहीं दिया। वह भूख से तड़प रही थी, लेकिन उनसे वह भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पार्टी तो अभी तक चल रही थी। मनोरमा जी के सब्र का बांध टूटा ही जा रहा था। वह उठकर अपने कमरे से बाहर आई और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक से अजय की नज़र मनोरमा जी पर पड़ी तो उसने तुरंत माही को फ़ोन मिलाया और गुस्से में बोला,
माही, मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ को कमरे में बंद कर देना। अब देखो माँ कैसे पागलों की तरह इधर उधर झांक रही है। इससे पहले कि मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाए, जल्दी से जाकर माँ को कमरे में बंद कर दो। इस बुढ़िया को कितना समझाया था, लेकिन इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। इसे तो अभी बताती हूँ। माही गुस्से में बड़बड़ाती हुई उनके पास गई और बोली, बुढ़िया, मेरी समझाई हुई बात समझ में नहीं आई क्या? मना किया था ना बाहर मत आना, फिर क्यों आई? माही थोड़े तेज स्वर में बोली तो सभी लोगों का ध्यान माही की तरफ चला गया। जब माही को लगा कि सब लोग उसी को भी देख रहे हैं तो माही मनोरमा जी का हाथ पकड़कर बोली, चलिए मम्मी जी, अंदर चलकर आराम कर लीजिए। लेकिन मनोरमा जी तो भूख से तड़प रही थी। वह बहू का हाथ छुड़ाकर बोली, बहू पहले कुछ खाने को तो दे दो, अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। कहते हुए मनोरमा जी जोर जोर से रोने लगी। वहाँ खड़े सभी मौजूद लोग हैरानी से उन्हें देखने लगे। कुछ लोग तो तरह तरह की बातें बनाने लगे। अरे बेटा बाहर प्रमोशन की और बेटे की जन्मदिन की पार्टी मना रहा है और माँ अंदर भूखी तड़प रही है। माही मनोरमा जी का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले गई और उनके बाल पकड़कर सर को दीवार में मारते हुए बोली, बुढ़िया, आखिर वही किया जिसका हमें डर था। एक बार पार्टी खत्म होने दे, उसके बाद बताती हूँ। इतना कहकर माही बाहर चली गई और सब लोगों के सामने भोली सी सूरत बनाते हुए बोली, वो क्या है ना, मम्मी जी डायबिटीज की मरीज है तो उन्हें जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो उन्हें खाना खिलाया था, अब फिर से भूख लग गई। फिर अपनी नौकरानी शांताबाई से बोली, शांताबाई, हमने तुम्हें स्पेशल मम्मी जी की देख रेख के लिए रखा हुआ है। तुम्हें कितनी बार कहा है मम्मी जी को समय समय पर खाना खिला दिया करो। अब जाओ मम्मी जी को खाना खिला दो। सुनीता बाई आश्चर्य से माही की तरफ देखने लगी। सुनीता ने जल्दी से प्लेट में खाना लगाया और मनोरमा जी के कमरे में ले गई। नीचे फर्श पर दीवार के सहारे बैठी मनोरमा जी रो रही थी। उनके माथे से खून बह रहा था। सुनीता बाई ने फटाफट उनके माथे से खून साफ किया और फिर दवाई लगाकर अपने दुपट्टे का पल्लू फाड़ कर बांध दिया। यह देखकर मनोरमा जी सुनीता बाई के गले लगकर और जोर जोर से रोने लगी। सुनीता बाई ने मनोरमा जी को चुप किया और अपने हाथों से खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द भी उन्हें कम लग रहा था। सुनीता बाई बोली, माँ जी एक बात कहूँ, क्या कमी है आपके पास? सब कुछ तो छोड़ गए हैं बाबूजी आपके लिए, फिर क्यों बेटे बहू का इतना बुरा व्यवहार बर्दाश्त करती हो? मनोरमा जी बोली, सुनीता, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब कुछ है, चाहे तो आज अपने लिए नौकर चाकर रख सकती हूँ, लेकिन परिवार का साथ, अपने पोते के साथ कुछ समय बिताना चाहती हूँ। गांव में मैं अकेली क्या करूँगी? यहाँ कम से कम अपने बच्चों का मुंह देख लेती हूँ। यही सोचकर तसल्ली कर लेती हूँ कि कम से कम अपने बच्चों के साथ तो रहती हूँ। माँ जी, ऐसे साथ रहने का क्या फ़ायदा जहाँ आपको सम्मान की दो रोटी भी ना मिल सके? अगर आप बिना पति के अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतने बड़े पद पर नौकरी लगवा सकती हो, तो क्या यह ज़मीन जायदाद संभाल नहीं सकती? माँ जी, भले ही एक रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान की खाओ। आपका बेटा तो पैसे की चकाचौंध में आपको पूरी तरह भूल चुका है, तो फिर आप बेटे के मुंह में क्यों पड़ी हैं? तभी माही ने सुनीता बाई को आवाज़ लगाई और वह बाहर चली गई। सही तो कह रही है सुनीता बाई। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने बेटे के लिए? भरी जवानी में विधवा हो गई थी, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया था। अकेले ही अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ी मैंने। कभी भी अपने बेटे को किसी चीज़ से नहीं तरसाया। बेटे को पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया, उसकी हर इच्छा को पूरा किया, और बेटे ने बुढ़ापे में मुझे उसका कैसा सिला दिया। अरे उसने तो मुझे दो रोटी से भी तरसा दिया। क्या इसी दिन के लिए ही मैंने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था कि बुढ़ापे में मुझे यह दिन दिखाएगा? कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और बोली, बस बहुत हुआ, अब और नहीं। बेटे के मुंह में मैंने अपना बहुत अपमान सहन कर लिया है। थोड़ी देर बाद बाहर पार्टी खत्म हो चुकी थी और माही और अजय कमरे में आ गए और अजय मनोरमा जी पर चिल्लाने लगे। अजय बोला, क्या ज़रूरत थी आपको बाहर आने की? सब लोगों के सामने अपना पागलपन दिखाकर मेरी नाक कटवा दी आपने। माही भी गुस्से में बोली, मेरे लाख बार मना करने पर भी तुम बाहर आई, और तो और खाने के लिए भी ऐसी मरी जा रही थी जैसे कितने दिन की भूखी हो। इतने बड़े लोगों के सामने हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी तुमने।
अजय, अब इनका इंतजाम करना होगा। यह हमारे साथ रहने लायक नहीं है। या तो इन्हें अपने गांव वापस भेज दो या फिर वृद्ध आश्रम में छोड़ दो। जब वहाँ अकेली रहेगी तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। अजय बोला, ठीक है, मैं कल ही इनको गांव भेज देता हूँ। मनोरमा जी चुपचाप बेटे बहू की बातें सुने जा रही थी। शायद अब वह खुद भी बेटे बहू के साथ रहना नहीं चाहती थी। दूसरे ही दिन अजय ने अपनी माँ को गांव भेज दिया। गांव पहुंचने पर मनोरमा जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलवाया। अपनी सारी जमीन जायदाद से उन्होंने अजय को बेदखल कर दिया। उन्होंने अपनी वसीयत बनवा ली, जिसके अनुसार उनके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे वृद्ध आश्रम बनवा दिया जाए। उस वृद्धाश्रम की देखभाल की जिम्मेदारी सुनीता बाई को दे दी जाए। इसके लिए उसे हर महीने की तनख्वाह भी दी जाएगी। घर के आधे हिस्से में उन्होंने एक कारखाना खुलवा दिया, जहां गरीब लाचार महिलाएं और लड़कियां काम कर सके और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके। और आधे हिस्से में वह खुद रहने लगी। एक दिन उन्होंने सुनीता बाई को फ़ोन किया। सुनीता बाई और उसका पति वहां पर आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली और मनोरमा जी के साथ रहने लगे। मनोरमा जी अब तो अपने आशियाने में सुकून की रोटी खाती थी। खेती बाड़ी से जो भी इनकम होती थी वह अजय के पास ना भेजकर मनोरमा जी ने अपने पास रखना शुरू कर दिया था। जब पैसा अजय के अकाउंट में नहीं आया तो वह माही के साथ गांव पहुंच गया। गांव आते ही मनोरमा जी के ठाट बाट देखकर अजय पगला गया। माँ, यह घर का क्या हाल बना दिया है आपने, और इस बार खेती बाड़ी के सारे पैसे भी अपने पास रख लिए। मनोरमा जी बोली, मेरी खेती के पैसे हैं तो वह मेरे पास ही रहेंगे। माही बोली, आपने हमारे लिए कुछ छोड़ा भी है? आधे घर को भी कारखाने में बदल दिया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको हमसे पूछना तो चाहिए था। मनोरमा जी गुस्से में बोली, यह घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था? और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी थी और मैंने अपने अनुसार इसका इस्तेमाल कर लिया। वैसे भी तुम लोग होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? अजय बोला, माँ, यह कैसी बातें कर रही हो आप? हम आपके बेटा बहू हैं। आपका भला बुरा हम अच्छे से जानते हैं। मनोरमा जी बोली, कौन सा बेटा, कौन सी बहू? वह जो अपने प्रमोशन की पार्टी में हजारों लोगों को खाना खिला रहे थे, लेकिन अपनी माँ को एक रोटी के लिए भी तरसा रहे थे। नहीं चाहिए मुझे ऐसे बेटा बहू। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ। अब गांव में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। मनोरमा जी की बात सुनकर माही और अजय के पैरों के नीचे से ज़मीन सरक गई। माही बोली, मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो? जरूर आपको इस सुनीता बाई ने भड़काया होगा। इसको तो मैं अभी बताती हूँ। जैसे ही वह सुनीता बाई की तरफ बढ़ी, तभी मनोरमा जी ने एक जोरदार थप्पड़ माही के गाल पर जड़ दिया। एक थप्पड़ से ही माही की आंखें बाहर आ गई। खबरदार जो सुनीता को हाथ भी लगाया। इसे मैंने खुद बुलाया है यहाँ पर। जब तक मैं जिंदा हूँ यह मेरे साथ मेरे घर में रहेगी और मेरे मरने के बाद भी ये इस घर में ही रहेगी। तुम लोगों से मेरा कोई संबंध नहीं है। अगर मैं मर भी जाऊँ तो मेरी चिता को अग्नि देने मत आना। निकल जाओ अब मेरे घर से और वापस कभी लौट कर मत आना। मनोरमा जी के इस रूप को देखकर अजय और माही की आंखें फटी की फटी रह गई। सुनीता बाई हाथ जोड़कर बोली, मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग माँ जी को परेशान मत कीजिए। चले जाइए यहाँ से। माँ जी को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दो। आखिरकार अजय और माही नजरें झुकाए वहाँ से चले गए और दोबारा लौट कर नहीं आए। यहाँ मनोरमा जी अपनी खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छे से संभाल लिया था। सुनीता बाई और उसका पति मनोरमा जी की खूब सेवा करते रहे। ईमानदारी से उनकी चीज़ों को संभालते थे। जब बेटा बहू ने अपना फर्ज अदा नहीं किया तो वह अधिकार कैसे पा सकते थे? वह खाली हाथ ही रह गए। कुछ समय बाद जब मनोरमा जी की मृत्यु हो गई और उसकी खबर सुनीता बाई ने अजय को दी तो वह तुरंत अपनी पत्नी के साथ अपने गांव आया। लेकिन मनोरमा जी की वसीयत के मुताबिक उनका अग्नि देने का हक सुनीता बाई के पति का था, इसलिए उसी ने उनका अंतिम संस्कार किया और सारी क्रियाविधि पूरी की, जिसके चलते लोग अजय और उसकी पत्नी पर थूक रहे थे। वह कह रहे थे कि बेटे बहू के होते हुए बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार कोई और करे तो धिक्कार ऐसे बेटे बहू पर। गांव के सभी लोग अजय और माही को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे और अजय व माही शर्म के मारे धरती में गड़े जा रहे थे। दोनों अपना मुंह छिपाकर वापस शहर चले गए।
दोस्तों, मनोरमा जी ने बेटे बहू के साथ जो किया, क्या वह सही था या गलत? एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।